हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर हम पहले का रिवीजन कर लेते हैं। पहले जो हमारा हो रहा था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसके अंदर हमने प्रतिशत की अवधारणाएं स्पष्टीकरण कर लिया था। उसके बाद ऐसे ज्ञात करें प्रतिशत का। फिर उसके बाद हमारे मौलिक गणनाओं पर प्रश्न जो थे, इसके हमने 3 क्वेश्चन इसके बन रहे थे, तीनों क्वेश्चन ये कर लिए थे। फिर मासिक वेतन या आय व्यय से संबंधित इन फॉर्मूलों का भी यूज करा था हमने, इस वाले फॉर्मूले का भी यूज करा था। ये रहे आपके दोनों क्वेश्चन उसका अकॉर्डिंग। फिर परीक्षा में अंक विषय पोर्ट पर आधारित प्रश्न ये भी करे थे। इसके अंदर हमने एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया था छठा, और एक ये वाला, 2 क्वेश्चन करे थे जिसमें हमारा 8, 9, 10 ये वाला हमारा होना रह गया था। तो आज हम 8, 9, 10 कर लेते हैं। पांच विषय हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत में मिलाकर, हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत में मिलाकर नंदिता को 80% अंक मिले। हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत में मिलाकर नंदिता को कितने 80% अंक मिले। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 105 थे। 105 है तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया हमारा। सबसे पहले हमें पूर्णांक भी निकालना होता है। 105 मल्टीप्लाई 5 कर लो तो कितना आ गया 525। देखो ये कर रखा। उसके बाद फिर क्या कहा, नंदिता को हिंदी में 89, संस्कृत में 92, गणित में 98, अंग्रेजी में 81 मिले। तो विज्ञान में कितने अंक मिले, उन चारों का टोटल कर लो। फिर उसके बाद 5 विषयों में अधिकतम अंक और नंदिता को मिले कितने, उसमें क्या लिखा है 80% अंक मिले। तो इसका 80% निकालो। 525 गुणा 80/100, जैसे परसेंटेज मैंने निकालनी सिखाई थी। 525 का 80%, 420 आ गए। तो फिर उसके बाद नंदिता को मिले 4 विषयों में अंक 360। अब नंदिता को विज्ञान में मिले तो उसे टोटल कितने मिले हैं 420, और उसके 4 विषय में कितने 360, माइनस कर दो। जो 60 माइनस के बचे वो उसके विज्ञान के अंक हो गए। क्लियर। 9, एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को कुल अंकों में से 780 अंक मिलने चाहिए। मतलब एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को 780 अंक मिलने चाहिए। सोनू को 728 अंक मिले, मतलब 780 अंक मिलने चाहिए, 728 अंक मिले। तो सबसे पहले इसमें से लेस कर लो तो तुम्हारा आएगा 30, 50, 52 अंक उसे कम मिले। मतलब 52 अंक उसके और आने थे, मतलब 728 प्लस 52 और आने थे। जब उसके पूरे होते उसे आए कितने 780 अंक मिलने चाहिए थे, जो 728 अंक उसे मिले। तो उसके बाद और उसे 5% से फेल को घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में किस विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। सबसे नंबर 1 क्या है, एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को कुल अंकों में से 780 अंक मिलने चाहिए। सोनू को 728 अंक मिले और उसे 5% से फेल घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में किस विद्यार्थी को अधिकतम कुल इस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिलने चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। माना परीक्षा में अधिकतम अंक एक्स का 5%, 5% क्यों 5% से फेल हो रहा है। 5% बटा ये आ गया आपका 100 इक्वल टू 780 माइनस 728। ये क्यों करा हमने, 780 मिलने चाहिए थे जिसमें से कितने मिले 728, तो उसका डिफरेंस आ गया। ये हमने इसे इक्वल रख के वैल्यू आई 1040, 1040 मिलने चाहिए थे। क्लियर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें इसका इस लाइन का मीनिंग समझो। 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो एक इलाका है, उसमें हमारी 100 वोट बनी हुई है। 100 की 100 वोट का मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 डालने आएंगे, वहां पे से डालने गए 75 जने। तो इस परसेंट से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करा। जो 25% है वो वोट डालने ही नहीं गए। अब नेक्स्ट बात क्या कह रहा है हमसे, वो नेक्स्ट में कह रहा है
2% मद अवैध घोषित करे गए। अवैध घोषित का मीनिंग होता है, देखो अब तो आपके मशीन पर होता है, लेकिन पहले हुआ करता था एक बैलेट पेपर हुआ करता था इधर की साइड, इधर ये आपके निशान होते थे ये इस टाइप से, फिर मोहर बनी हुई होती थी, इसके आगे यहाँ पर आपको मोहर मिलती थी गोल गोल, कुछ इस टाइप से मिले करती थी गोल मोहर। उस पे निशान लगा होता था, जैसे कुछ भी करके किसी भी टाइप का, तो वो मोहर आपको छापनी हुई करती थी। तो जैसे ये मान लो इधर की साइड ये कमल हो गया, इस साइड की कोई भी चीज है तो उसका आगे मोहर लगी करती थी। तो इधर हमने जैसे जिसका आगे मोहर लगी करती थी, यहाँ पे मोहर लगी, तो एग्जाम्पल एक के बाद एक पर्ची डली, तो ये वाला जो साई है दूसरे पे छप गई, तो उसकी वजह से वो अवैध मत घोषित हो गया। इस तरीके से मशीन में ये नहीं होता। 2% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 75% अर्थात एक उम्मीदवार ने वैध मतों, जो वैध मत मतलब 75% मत थे, उसमें से 9261 मत प्राप्त करे। तो इसे सबसे बढ़िया तरीका अब इसे ज्ञात करने का, मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, डाले गए कुल मत n गुणा, सबसे नंबर माना सूची में मतदाताओं की संख्या n गुणा n का 75% इक्वल टू, तो हमने अगर इसे वैल्यू निकालेंगे 3n/4 आएगी। तो इसे 3n/4 मल्टीप्लाई 98%/100, मतलब उसे कितने मत मिले, उसे 98, 75% निकाल दिया ना उनने वेद मतों का, तो 98 अपॉन ये इक्वल टू 2 मत हमने हटा दिए, तो उसे टोटल ये हो गया। उसके बाद तुम्हारी वैल्यू ही आई जो हमारी यहाँ पर थी, इसमें से फिर इसका 75% निकाला, तो 9261 ये इसके बराबर रख लिया, तो हमारी वैल्यू आई 16,800। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वृद्धि कमी वाले पर्सन कर लेते हैं अब हम। वृद्धि कमी वाले पर्सनों में ऐसा है, आईपीएस बैंक, ये आपका जो लिखा आईबीपीएस बैंक क्लर्क सीडब्ल्यू में इस प्रकार के पर्सन पूछे जाते हैं। मतलब आपका जो ये क्लास चल रही है मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से चल रही है। आप ये सोच रहे हो कि भाई फुल फ्लैश क्वेश्चनों के आंसर भी नहीं होंगे, नहीं, हमें इसके अंदर केवल ये करना है कि जैसे हमारे बैंक के एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमें 60 मिनट मिलती है। कुल मिला के देखा जाए तो एक जो हमारा पेपर होता है 20-20 मिनट का होता है, 20 मिनट एक को मिल गई, 20-25 मिनट एक को मिल गई, इस टाइप का हमारा पेपर होता है। तो इस टाइप से हमें उस टाइम को मैनेजमेंट करना होता है, उसके लिए हमारा आंसर भी बड़ी जल्दी जल्दी आने चाहिए, तो उस चीज के लिए हम ये चीज सीख के चल रहे हैं। नेक्स्ट, कम अधिक वाले, कम अधिक वाला ये हो गया पार्ट, ये हो गया, लेकिन आप बड़े कॉन्सेप्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे नंबर 1, यदि ए की धनराशि बी से 20% अधिक है तो बी की धनराशि ए से कितने % कम है। मतलब इन्होंने कहा जो ए की धनराशि है बी से 20% अधिक है, मतलब इससे ए की धनराशि बी से 20% अधिक है। मान लो ये 120 है, तो ये कितनी होगी 100, कुछ इस टाइप से कहना चाह रहा है। तो बी की धनराशि ए से कितनी कम है, बी की धनराशि ए से कितनी कम है, ये चीज इन्होंने पूछी है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो 20 कम है, लेकिन नहीं, अभी हमने केवल एक मैनुअली करके देखा, अब हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कैसे निकलता है चीज। निकले किस तरीके से, बी की धनराशि ए से कम होगी, 20/20% है, 20 मतलब जो परसेंटेज है, उसके नीचे अगर अधिक है तो प्लस कर दो और कम है तो माइनस करो, मल्टीप्लाई 100, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसमें खपत कितने % कम कर दी जाए कि अतिरिक्त व्यय में ना बढ़े। देखो इसमें एक 10 पकड़ा, 110 गुणा 100 इतना, डायरेक्ट आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट, किसी मकान का किराया पहले 10% बढ़ाया गया, फिर किराए में 10% की कमी कर दी गई, इस प्रकार किराए में कितने % की कमी हुई। सबसे नंबर 1, जब कभी कभी बढ़ाया कभी घटाया कभी बढ़ाया तो स्क्वायर, 2 बारी का हिसाब में आप ये कर सकते हो 1%। ओके, यदि किसी आयत की लंबाई
यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, क्षेत्रफल समान रहे। मतलब क्या, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो जाए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, क्षेत्रफल समान रहे। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। ए अपॉन ये हमारे परसेंटेज 20/100 माइनस ये मल्टीप्लाई 100 25%। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में। तो आपका क्या हुआ, सबसे नंबर 1 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए 2 मल्टीप्लाई ए, तो आपकी 125% वैल्यू आ गई नॉर्मल। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं अब हमारे। इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं पर आधारित सभी समस्याएं प्रतिशत के रूप में दी होती हैं, अतः प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना होता है। प्रतिशत संख्या से संबंधित प्रमुख सूत्रों को नीचे दिया गया है, इनका ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। महत्वपूर्ण सूत्र, ए का b%, ए का %, इक्वल टू संख्या गुणा बी। तो आप इसमें से सारी चीजें निकाल सकते हो नॉर्मल। एक संख्या का 1/3 मतलब संख्या ए का 1/3 मतलब 1/3। संख्या का 1/2 ये हो गया। संख्या का 2/3 2/3। इस पर आते हैं अब हम 16वें पे। यदि किसी संख्या के 54% तो उसी संख्या 26% का अंतर ही है, तो संख्या 66% कितना होगा, इम्पोर्टेंट। इन्होंने कहा किसी संख्या के 54% और तथा उसी संख्या के 26% का अंतर ये है, तो संख्या का 66% क्या होगा। सबसे नंबर 1, माना अभिष्ट संख्या x का 54 माइनस 26% का अंतर ये, इस वैल्यू निकाल लो तो आपकी टोटल आ जाएगी ये वाली वैल्यू 84,450। अब 84,450 का 66% ये वैल्यू आई। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या कितने प्रतिशत है। माना तीसरी संख्या z, इन्होंने कहा दो संख्या तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, तीसरी से। तो तीसरी संख्या z मान ली। पहली संख्या z का 130%, दूसरी संख्या z का 140। प्रश्नानुसार z गुणा 130 इक्वल टू z गुणा 140% का k%। z का 130% निकाला इक्वल टू z का 140 और k गुणा 100, ये k% हमने कर लिया। तो वैल्यू आई हमारी ये वाली। शॉर्टकट विधि 100 130 140 130/140 गुणा 100 वैल्यू आ जाएगी ये, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में, दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, मतलब दूसरी कौन सी हमारी, दूसरी जो है ये वाली है हमारी। दूसरी से पहली का प्रतिशत, ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न प्राय चक्रवर्ती ब्याज की अवधारणा से हल किए जाते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में प्रतिशत वृद्धि एवं कमी का जिक्र होता है, अतः इस प्रकार अध्याय में अध्ययन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी नगर की वृद्धि के बाद जनसंख्या, इन्होंने कहा किसी नगर की वृद्धि के बाद, जब उसकी वृद्धि हो रही है उसके बाद वर्तमान जनसंख्या 1+ प्रतिशत दर बटा 100 गुणा समय। यदि किसी नगर की प्रथम वर्ष R% की दर से तथा द्वितीय वर्ष R% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद के लिए आप ये, और P आपका वर्तमान जनसंख्या को दर्शा रहा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक शहर की आबादी 4% की दर से बढ़ती है। रोजगार तलाशने के लिए आने वाले के कारण 1% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब इन्होंने कहा एक शहर की आबादी 4% की दर से बढ़ती है, मतलब एक शहर की जो आबादी है 4% की दर से बढ़ती है। रोजगार तलाशने के लिए आने वालों के कारण 1% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि होती है। 1% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद आबादी में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 2 वर्ष बाद। तो आप उसमें कर सकते हैं आबादी में कुल प्रतिशत वृद्धि 4 + 1 5% की, समय 2 वर्ष। माना आरंभ में कुल आबादी 100, 2 वर्ष पश्चात कुल आबादी ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 100, 1 + ये वाली हमने वैल्यू रखे, कुल आबादी 100, 1 + दर है 5 ये और समय 2 हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई 110.25। तो इसमें से क्या कही इन्होंने कही
2 वर्ष के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10.25, क्योंकि हमने वर्तमान आबादी 100 मानी है। ओके नेक्स्ट, किस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है? प्रथम वर्ष में किसी देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। प्रथम वर्ष में 12% और द्वितीय वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सबसे 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या, सबसे नंबर 1, देश की जनसंख्या वर्तमान 125, 12% और 10% बटा 100 स्क्वायर कर दिया सूत्र से, तो आपकी 1.5 करोड़। यहाँ तक के हम क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद हमारा जो कल की क्लास होगी वो होगी प्रतिशत वेन आरेख से संबंधित प्रश्न। इसमें हम 21 आप कर सकते हैं होमवर्क के लिए, मैं कल करा दूंगा। 21, 22, 23, 24, 25 फिर आ जाएंगे आपके विविध प्रकार की प्रतिशतता वाले प्रश्न 26, जिनमें 26 है आपका कलम। फिर उसके बाद होगा हमारा क्वेश्चन होगा सिलसिला स्टार्ट। ये 18 क्वेश्चन है टोटल, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। उससे पहले मैं जाने से कहना चाहूंगा, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ओके।